नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी की विदाई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटी की विदाई हर माँ का स्वप्न होता है, चाहे वो माँ अमीर हो या गरीब। लेकिन ये कैसी विदाई थी? ना यहाँ कोई रस्में हुई और ना ही कोई रोना धोना ही मचा। पत्र क्या था? दर्द का दस्तावेज था। लिखा था, मुझे मालूम है तुम मुझसे बेहद नाराज हो, चाह कर भी मैं तुम्हारे बेटी की शादी में नहीं आ पाई। अपनी मजबूरियों की दास्तान फिर कभी सुनाऊंगी, उसी दिन तुम्हारी नाराजगी का हिसाब भी कर लेंगे। इस समय तो बस यही कहूंगी कि मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत देना। साथ वाला कार्ड देखकर समझ जाओगी कि इस 22 तारीख को अनु की शादी कर रही हूँ। तुम्हें यह भी मालूम है कि ससुराल और पीहर दोनों पक्षों से मेरे यहाँ कोई झांकने भी नहीं आएगा। एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मेरा एकमात्र सहारा और विश्वास तुम ही हो। प्लीज निराश मत करना। और तुम्हारे साहब बहादुर से कुछ कहने का हौसला मुझ में नहीं है, पर हो सके तो उन्हें भी साथ में लिवा लाना। बदहवासी में कुछ उटपटांग लिख गया हो तो माफ करना। तुम्हारी प्रतीक्षा में, बेला। जब तक मैं पत्र पढ़ती रही, ये मेरा चेहरा पढ़ते रहे, इसीलिए मैंने पत्र पढ़कर उन्हें थमा दिया। उस पर एक सरसरी निगाह डालकर व्यंग से मुस्कुराते हुए ये बोले, तो हुजूर कब जा रही हैं? मैंने सहज भाव से कहा, क्यों, आप नहीं चलेंगे? मेरा निमंत्रण कहाँ है? वाह, बेचारी ने लिखा तो है। इस बेचारी के एक अदद पति भी तो हैं, क्या वे 2 लाइनें नहीं लिख सकते थे? आप भी पता नहीं कहाँ की फॉर्मेलिटी ले बैठे। देख तो रहे हैं पत्र कैसे बदहवासी में लिखा है उसने। लड़की की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ही है। बेचारी के हाथ पांव फूल गए होंगे, तभी तो आप जैसी अनुभवी को मदद के लिए गुहार लगाई है। आप शौक से जाइए, पर मुझे बख्श दीजिए। उस माहौल में मैं 2 मिनट भी सांस नहीं ले सकता। कैसी बातें कर रहे जी आप? ठीक ही तो कह रहा हूँ। तुम दोनों तो सिर जोड़कर बैठ जाती हो, घंटा तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती, और मैं बेचारा दीवार पर लगी कीलें गिनता रहता हूँ। वो भला आदमी हाँ हूँ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं। आप नहीं समझेंगे, जब बीवी का करियर ग्राफ अपने से ऊपर चला जाए तो मर्दों के मुंह पर ताला जड़ जाता है। कैरियर के दम, इन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे तो यह आदमी जन्म का घुन्ना लगता है। पता नहीं इसने बेला को कैसे प्रपोज किया होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कभी यह बॉडम तुम्हारी सहेली को लेकर भागा था। उल्टा ही हुआ होगा। अब ऐसा भी नहीं है, वक्त की बात है। नहीं तो किसी जमाने में उनके भी जलवे हुआ करते थे, लड़कियां मरती थी उन पर। तुम भी। अब मेरे टिकट का आप इंतजाम कीजिए, जाइए। इस विषय पर बात करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। मैंने कृत्रिम रोष जताते हुए इन्हें जल्दी जाने के लिए कहा। जाते हुए भी इनके अधरों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। इन्होंने तो मजाक किया था, पर सच्चाई है यही कि नरेश हमारे क्लास के हीरो थे। कक्षा के सारे हंगामों में, सारी रौनक में उनका ही दम होता था। उनके चाहने वालों की संख्या भी कम न थी। अपने साधारण रंग रूप के बावजूद जब बेला ने उन्हें हथिया लिया तो कितनी ही लड़कियों के दिल पर सांप लौट गए थे। पर पता नहीं क्यों इतना हंसोड़ और जिंदा दिल आदमी भीतर ही भीतर राख ही होता चला गया। कुछ लोग अपनों से अलग होकर जी नहीं पाते। शायद घर परिवार से कट जाने का दुख नरेश जी को भी घुन की तरह खाता रहा, या कि फिर बेला की उपलब्धियों के तले उनका व्यक्तित्व दब सा गया। सिर उठाकर जीना वे जैसे भूल ही गए थे। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि पहले वाले नरेश जी अब बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। उस दिन जब मैं रिक्शा से बेला के घर के सामने उतरी तो वह घर भी मुझसे पहचाना नहीं गया। रंग रोगन से एकदम नया लग रहा था। दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार झूल रहा था। मकान के ऊपर विद्युत सज्जा की तैयारियां चल रही थी। बेला का बड़ा बेटा नीचे खड़े होकर इलेक्ट्रीशियन को निर्देश दे रहा था। मुझे देखते वह दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास। मेरे पैर छूकर उसने अटैची ले ली और भीतर तक मुझे छोड़ आया। वहां बेला का छोटा बेटा बचे हुए कार्ड्स दोस्तों की मदद से निपटा रहा था। मुझे देखकर उसने माँ को आवाज दी। पल्लू से हाथ पोंछते हुए बेला दौड़ी दौड़ी आई और मुझसे लिपट गई।
पूरा घर पकवानों की सौंधी सौंधी खुशबू से गमक रहा था। पता चला आंगन में छोटी सी भट्टी लगी हुई है। हलवाई सेव और मठरिया उतार रहा है। स्टोर रूम और दालान में सामान ठसाठस भरा हुआ था। बोरे, कनस्तर, छोटी बड़ी शीशियां और सब पर बाकायदा चिट लगी हुई थी। आटे से लेकर तो इलायची केसर तक सब पर लेबल लगे हुए थे। वाह बेला, तुमने तो अच्छी खासी तैयारियां कर ली हैं। चाय पीते हुए मैंने कहा। मुझे तो लगा था कि पहुंचकर ABC से शुरू करना पड़ेगा। अरे असली तैयारी तूने भी देखी कहाँ है। कहते हुए वह मुझे कमरे में ले गई और दहेज का सामान दिखाने लगी। कुकर से लेकर मिक्सी तक किचन का प्राय हर सामान था। इसके अलावा 11 कामदार बनारसी साड़ियाँ, 11 सलवार सूट, शॉल, कार्डिगन और 5 तोले का सेट। दामाद के लिए हीरा जड़ी अंगूठी, सूट, घड़ी और कपड़ों के पीसेस। और सास की सुहाग की पिटारी कहाँ है रे बेला? मैंने छेड़ा। सास है ही नहीं। चलो ये भी अच्छा हुआ। नहीं रे, उसने तड़प कर कहा। घर में कोई तो होना चाहिए। अब ये मैं जो अपनी हैसियत से बढ़कर कर रही हूँ, घर में कोई तो हो जो इसे देखे, भले नाक भाव सिकोड़ कर ही देखे। अरे तो सास ना सही, घर में और लोग तो होंगे ना। पर मेरी इस बात का जवाब मिलने से पहले ही बेला को किसी ने पुकार लिया। वो तो शादी का घर था, उसके नाम की पुकार तो लगी ही हुई थी। रात तक फिर उसे चैन से बैठना नसीब न हुआ। नरेश जी बड़ी देर के बाद नजर आए। तब मुझे याद आया कि बेला ने एक बार भी मेरे पति के बारे में नहीं पूछा था। सारे उलाहने मन ही में रह गए। इसलिए मैंने नरेश जी से ही शिकायत की। श्रीमान जी भी इस शादी में शिरकत करना चाहते थे, पर आपने निमंत्रण ही नहीं भेजा। अरे मेरे निमंत्रण की तो कोई बिसात ही नहीं है। वैसे आला कमान की ओर से तो गया था ना निमंत्रण, शायद। अब उन्हें क्या बताती कि वह कैसा पत्र था, पर लगा कि अच्छा ही हुआ जो ये नहीं आए। इस माहौल में शायद 2 मिनट भी सांस न ले पाते, क्योंकि मैं धीरे धीरे महसूस कर रही थी कि सारी गहमा गहमी के बावजूद वातावरण में एक हल्की सी उदासी है। शादी का सरंजाम तो बहुत है, पर रौनक नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि मेहमानों के अभाव के कारण ही वातावरण फीका फीका सा लग रहा है। 3 दिन बाद शादी थी और मेहमान के नाम पर मैं और संदीप का एक दोस्त भर थे। किसी और के आने की आशा भी नहीं थी, जबकि शादी की असल रौनक तो मेहमानों से ही होती है। जब तक उनका रूठना मनाना, तुनकना मचलना न हो, शादी शादी नहीं लगती है। मुझे याद है, मेरे बेटे की शादी में मेरे अपने ही मुझे 8-8 आंसू रुला गए थे। खैर, घर का माहौल चाहे जैसा रहा हो, पर दुल्हन के चेहरे पर तो नूर होना चाहिए था। मुझे तो अन्नू का चेहरा भी बड़ा फीका फीका सा लगा। दुल्हनों की सी तो कोई बात ही नहीं थी उसके चेहरे पर। हमेशा मुझे देखते ही गले में झूम जाने वाली लड़की इस बार कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैंने सोचा शर्मा रही होगी। मैं खुद ही उसके पास चली गई। वो कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। मुझे देखकर बस मुस्कुरा भर दी। मेरा तो जी धक से रह गया। क्या ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के वालों ने कुछ ज्यादा ही मुंह फाड़ लिया हो और भविष्य की कल्पना से ही बेचारी का दिल डूब रहा हो। लेकिन बेला तो कह रही थी कि घर में कोई देखने वाले ही नहीं है। मेरे दिमाग में ना ना कल्पनाएं उठती रही। रात को जब फुर्सत पाकर बेला पास में आकर लेटी, तो मैंने पूछा, बेला लड़का क्या करता है? कार्ड से तो कुछ भी पता नहीं चलता। पहली बात तो ये कि वो लड़का नहीं है। अरे बेला क्या कह रही है? जब बेला ने ऐसा सपाट स्वर में कहा तो मैं एकदम उठकर बैठ गई। ये क्या बकरी हो? मेरा मतलब है कि, अब बेला ने सहज होते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वो लड़का 40 साल का है, पूरा का पूरा आदमी है। मेरी आंखों के सामने अनु का सलोना चेहरा घूम गया। तभी ना लड़की इतनी उदास है। मैंने विचलित कंठ से कहा, अरे बेला ऐसी क्या मजबूरी थी? लड़की की उम्र कहीं भागी जा रही थी क्या? लेकिन लड़की तो भागी जा रही थी ना। उसे रोकने के लिए सब प्रपंच करना पड़ा। अब मुझे ताव आ गया। ठीक से ही बता तो। ठीक से बता क्यों नहीं रही? कब से पहेलियां बुझा रही है? पहेली जैसा कुछ भी नहीं है। वो उसके कॉलेज में प्रोफेसर है। पता नहीं कब से इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा था। जब हमें पता चला तो हमने समझाया अनु को। काफी समझाया बुझाया, पर ये मानी नहीं।
जब डराने धमकाने की हमने कोशिश की तो सूटकेस लेकर खड़ी हो गई। बोले, मैं बालिग हूँ, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कह रहे हो? इतनी सी टोइयां और ये तेवर! देख लो जमाना 25 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। एक हम थे कि 6 महीनों तक लिखते छुपते रहे। अरे क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़कर उसे मनाया कि देवी तू जहाँ कहेगी ब्याह देंगे, पर इस तरह हमारे मुंह पर कालिख पोत कर मत जा, नहीं तो लोगों को कहने के लिए तो हो ही जाएगा कि अम्मा ने यही संस्कार दिए। और ऐसी माँ और क्या सिखाएगी? बेला की आवाज में अजीब सा दर्द था। अपनी बदनामी शायद अब भी टीस रही थी। बात बदलने की गरज से मैंने पूछा, कुंवारा तो है ना? कहता तो है। वैसे लोगों का ये भी कहना है कि बिहार के किसी वज्र देहात में एक ब्याहता बैठी इसके नाम को रो रही है। बरसों से उसका मुंह नहीं देखा। तो बेला तुम्हें खोजबीन तो कर लेनी थी। अरे किसके लिए? तुम्हें शादी अवैध हो जाने का डर है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो बिना शादी के ही उसके घर में बैठने को तैयार थी। फिर फिर क्या? मेरा तो मुंह जैसे कड़वा हो गया। शादी का सारा स्वाद ही जाता रहा। समझ में नहीं आया कि जिस शादी में किसी की आस्था नहीं है, किसी का मन नहीं है, उसका इतना सरंजाम क्यों? पूरा घर लगा हुआ था। बेटे बेचारे कुली बने हुए थे। पैसा पानी की तरह बह रहा था। उस दिन जब बेला को 5वीं बार अलमारी खोलनी पड़ी तो वो झुंझला पड़ी। तुम लोग सब मिलकर मुझे लूट ही लोगे? अरे यह काम ही ऐसा होता है। एक बार फैल जाए तो समेटना मुश्किल हो जाता है। शादी हो या घर का बजट, ये कभी पूरा ही नहीं होता। फिर आगे मैंने कहा कि पर इतना फैलाने की जरूरत क्या थी? नरेश जो अब तक मौन दर्शक बने हुए थे, उन्होंने पहली बार जबान खोली। सौमित्र तो रजिस्टर मैरिज करने के लिए कह रहे थे, पर यही नहीं मानी। ये दुनिया को दिखाना चाहती थी ना कि बिटिया अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से शादी कर रही है, और ये अपनी इस जिद के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रही है। बेला एकदम तुनक गई। ओह, जिस बात को आप समझते नहीं हो उसमें बोलते क्यों हो जी? खैर, बोलने का अधिकार तो मुझे वैसे ही नहीं। जबान खोलने का अधिकार तो सिर्फ उसी को होता है जो रुपया लगाता है, और मेरे पास तो इतना फालतू रुपया कभी था ही नहीं। इसके बाद नरेश जी वहां से उठकर चले गए तो शाम तक नजर ही नहीं आए। तुम्हें मेरे सामने उनका इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था बेला। अपमान की बात नहीं है रे, पर मुझे चिढ़ होती है। मेरे पास भी फालतू पैसे हैं क्या? जीपीएफ से लोन लिया है मैंने। अनु की कहीं और शादी होती तो क्या यूं ही हो जाती? तब भी तो ये सब करना पड़ता ना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर ये सब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। शादी ब्याह की जिम्मेदारी पति पत्नी की साझा जिम्मेदारी होती है। अकेले औरत उसे अपने कंधों पर उठाकर चलना चाहे तो चिढ़ तो होती ही है, उसे भी और दूसरों को भी। शाम को बेला जरा ढंग से तैयार होकर मेरे पास आई और बोली, 2-4 जरूरी घर निपटाने हैं। हुआ, कल तो फिर निकलना नहीं हो पाएगा। वैसे बाई सब्जी रोटी बनाकर रख गई है, अन्नू कुकर लगा देगी। तुम लोग समय से खाना खा लेना, हमें देर भी हो सकती है। मैंने कहा, अरे वाह, अन्नू कुकर क्यों चढ़ाए? मैं हूँ, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? रात को जब अन्नू किचन में खटर पटर करने लगी तो उससे भी मुझे यही कहना पड़ा कि अन्नू तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। परेशानी की क्या बात है? अन्नू बोली, मैं तो रोज ही कुकर चढ़ाती हूँ। मैंने उसके हाथ से दाल चावल के डिब्बे लेते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ रोज कुकर चढ़ाती हो और शायद वहां जाकर भी रोज चढ़ाओगी, पर अब 2-3 दिन तुम किसी काम में हाथ नहीं लगाओगी। क्यों? अरे दुल्हन होने के कुछ खास प्रिविलेजेस होते हैं। यू आर सपोज टू सिट क्वाइट एंड लुक ब्यूटिफुल, ओके? वो हंस दी। तो क्या आंटी, आप भी इस नौटंकी में शामिल हो गई हैं? कैसी नौटंकी रे? ये नौटंकी नहीं तो और क्या है। जिस शादी में किसी का भी मन नहीं है, उसके लिए, जिस शादी में किसी की भी आस्था नहीं है, उसके लिए इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। कल तक मेरे ये भाई मरने मारने पर उतारू थे। मम्मी का ऑर्डर जारी होते ही भीगी बिल्ली बन गए हैं। पापा का बस चले तो इस कार्यक्रम में किसी को फटकने ना दे, और वे ही निमंत्रण दे आए मम्मी के साथ हर जगह पे। सबसे ज्यादा हंसी तो माँ पर आती है।
कल तक जिस आदमी के लिए 100-100 गालियां निकालती थी, आज उसी के लिए सूट सिलवा रही है, अंगूठी बनवा रही है। ये सब नाटक नहीं तो और क्या है आंटी। मुझे तो देखकर उबकाई आती है। अन्नू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपना सारा विरोध भूलकर ये लोग तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये सब तो वे अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं आंटी। मैंने तो ये सब कुछ चाहा ही नहीं था। बस ये लोग खुशी खुशी हाँ कर दे तो मैं धन्य हो जाती। पर वही नहीं हुआ। मुझे तो माँ पर आश्चर्य होता है। वे भी तो अपने मन की आवाज पर पापा के पास दौड़ी चली गई थी। पर सबसे ज्यादा हंगामा उन्होंने ही किया। पता नहीं लोग अपना वक्त क्यों भूल जाते हैं। अपने बच्चों के मामले में इतने दकियानूस क्यों बन जाते हैं। अरे अन्नू, ना तो वे अपना अतीत भूलते हैं और ना ही दकियानूसी ही होते हैं। वे सिर्फ अपने अनुभवों से तुम्हें आगाह करना चाहते थे। मैंने समझाने की कोशिश की तो वो आवेश में आ गई। हर एक को अपनी जिंदगी खुद जीनी होती है आंटी। अपने अनुभव खुद बटोरने होते हैं। उधार के अनुभवों से जिंदगी नहीं चला करती। उसका तो माँ का दिल है अन्नू। उसने जो भुगता है वो नहीं चाहती कि तुम भी भुगतो। एक बात कहूँ आंटी, सच तो ये है कि माँ का चुनाव ही गलत था। इसीलिए उन्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। जिंदगी कोरी भावुकता के सहारे नहीं चलती। उसके लिए नीचे ठोस जमीन होना चाहिए। इन लोगों का रोमांस तो इतना फुसफुसा था कि पहली सच्चाई की चोट भी नहीं सह सका। तब से अब तक वे बस लड़ते ही जा रहे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा कड़वाहट भर गई है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये लोग भी एक दूसरे पर कभी जान देते थे। अब तो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते अनु। मुझे मालूम था आंटी आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्या सारा दोष छोटों का ही है। बड़ों को भी तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पहले जमाने में बुजुर्ग अपने राग द्वेष पर्दे में रखते थे। यहाँ तो कुछ भी दबा ढका नहीं है। मेरा तो सारा बचपन ही इनकी झड़प सुनते बीता है। इससे ज्यादा कुछ सुनना मेरे लिए असह्य हो उठा था। इसलिए मैंने धीरे से बात बदल दी। हालांकि यह बात पूछने का समय नहीं अनु। पर यह बात बता कि तुमने क्या सोचकर सौमित्र का वर्ण किया है। कहीं इसके मूल में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है। सच कहूं आंटी, मुझे एक पुरुष की तलाश थी। एक समर्थ सच्चे पुरुष की। कहने को तो इस घर में 3-3 पुरुष है, पर किसी के पास भी अपना चेहरा नहीं है। पापा तो एकदम मिट्टी के मादा हो गए हैं। उनका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं रहा। पिता के रूप में वे मेरी अपेक्षित उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बड़े भैया भी छोटी सी उम्र से गुमसुम हो गए हैं। घर में निरंतर चलने वाली कलह प्रसंगों ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया। छोटा भी पता नहीं क्यों घर से भागा भागा फिरता है। यह घर बरसों से एक औरत के इशारे पर चल रहा है। उसके आतंक के साए में जी रहा है। इसलिए आंटी, मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरा मानसिक संबल बन सके, मुझे भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा दे सके। अब मेरा चुनाव सही है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। भविष्य के गर्भ में क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। मैंने मन ही मन उसे ढेरों आशीर्वाद दे डाले। 20 साल की उम्र में ऐसा जीवन दर्शन, ऐसी दूरदर्शिता, इतनी गहरी सोच। मैं तो गदगद थी। शादी ढंग से संपन्न हो गई। ना होने का कोई कारण भी नहीं था। गिनती के बाराती थे और उतने ही घराती। झगड़े फसाद की गुंजाइश ही नहीं थी। रजिस्ट्रार साहब दोपहर को अपने अमले के साथ आए और कागजी कार्रवाई करके चले गए। शाम को जयमाला हो गई। दूल्हे राजा बस इसी एक रस्म के लिए राजी हुए थे। जयमाल के तुरंत बाद ही डिनर का भव्य आयोजन था। हॉल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बनारसी साड़ी में लिपटी बेला और सफारी सूट में सजे नरेश मेहमानों का अभिवादन कर रहे थे, उनसे बधाइयां ले रहे थे। बेला के चेहरे से खुशी झलकी पड़ रही थी। बाद में लोग चाहे जो भी कहते रहे, उस समय तो जोड़े की बहुत तारीफ ही कर रहे थे। वैसे उम्र की बात छोड़ भी दे तो दूल्हा सचमुच सुदर्शन था। सुसंस्कृत और विद्वान तो वो था ही। उसके बगल में बैठकर लोगों से उपहार और आशीर्वाद लेती अनु भी बड़ी प्यारी लग रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर मैंने रौनक देखी थी। इतने दिनों तक तो वो जैसे किसी तनाव में जी रही थी। भोज समाप्त हुआ और दूल्हा दुल्हन फूलों सजी कार में बैठकर रवाना हो गए। न विदा जैसी कोई रस्म हुई और ना ही रोना गाना ही हुआ। वह तो मुस्कुराती हुई हाथ हिलाती हुई चली गई,
बेला ने चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। अचानक ही वह एकदम थकी थकी सी लगने लगी। नरेश जी ने जैसे उसकी अनकही व्यथा को पढ़ लिया हो, बड़े ही स्नेहिल स्वर में बोले, बेला, हम लोगों को तो ये सब समेटते हुए घंटा 1.5 घंटा और लग जाएगा। तुम मधु जी के साथ घर चलकर आराम करो, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। बेला जैसे इस प्रस्ताव की प्रतीक्षा में ही थी। हम लोग चुपचाप उसकी बुलाई हुई कार में बैठकर बेला के घर पर पहुंच गए। बेला का घर बिजली के झालरों से जगमगा रहा था, पर भीतर भीतर घुप अंधेरा था और खालीपन। घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। हम दोनों वही हॉल में सोफे पर निढाल होकर पसर गई। बेला ने थकी सी आवाज में कहा, घर कैसा भाए भाए कर रहा है। कोई कहेगा कि यह शादी वाला घर है। लड़की की शादी के बाद तो घर ऐसा ही सूना सूना हो जाता है रे बेला। संदीप की शादी के बाद देखना, घर में दुगनी रौनक हो जाएगी। संदीप की शादी किसने देखी है मधु? उसने हताश स्वर में कहा। मुझे तो बस इसी शादी का, अन्नू की शादी का ही अरमान था। पता है, मेरी जिद के कारण ही यह आयोजन हो सका, नहीं तो बाकी लोगों ने तो हाथ खींच लिए थे। चलो, तुम्हारी जिद तो पूरी हुई और मेहनत भी सफल भी हो गई। आयोजन सचमुच शानदार रहा। बधाई हो। मेरी अपनी शादी तो मंदिर में जैसे तैसे फेरे लेकर हो गई थी रे मधु। उसका हमेशा मलाल रहा। जब भी किसी की शादी देखती, मन में एक टीस सी उठती। इसीलिए सोच लिया था कि अपनी बिटिया की शादी खूब धूमधाम से करूंगी। अपनी शादी के अरमान भी उसी की शादी में पूरे कर लूंगी। अब अनु ने अपने भाग्य का फैसला खुद ही कर लिया, तो परिणाम के लिए भी वो हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। पर उसे कम से कम ये एहसास तो रहेगा कि उसकी खुशी में हम सब लोग शरीक हुए थे। ये एहसास भी बड़ा संबल देता है। काश बेला, नरेश जी भी इसी तरह सोच पाते, तब तुम्हें भी इतनी आलोचना और इतना विरोध न सहना पड़ता। हाँ मधु, मर्द और औरत की सोच में यही तो बुनियादी फर्क होता है। अनु के पापा को कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि लड़की ढंग से विदा होगी तो आने जाने का रास्ता भी खुला रहेगा। भगवान ना करे कभी बुरा वक्त आया तो पीठ पर बाप का, भाई का हाथ तो होगा। संकट की घड़ी में माँ की गोद में सिर रखकर रो तो सकेगी। मेरी तरह नहीं कि जिंदगी भर अकेले ही जूझती रही। कहीं से सांत्वना के दो शब्द या सहानुभूति का एक स्पर्श भी नसीब नहीं हुआ। बोलती बोलती जब वह अचानक चुप रह गई, तो मैंने सिर उठाकर देखा। बेला निःशब्द रोई जा रही थी। पता नहीं यह बेटे की विदाई की पीड़ा थी या उसकी अपनी संचित व्यथा, पर उसकी बनारसी साड़ी का आंचल अनवरत आंसुओं से भीगता जा रहा था, भीगता ही जा रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बेटी की विदाई, जिसे लिखा था हमारी प्रिय लेखिका मालती जोशी जी ने। उम्मीद करती हूँ कि यह हृदयस्पर्शी कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने परिचितों के साथ शेयर भी कीजिएगा कहानी को। आपका एक लाइक पढ़ने वाले को बहुत प्रोत्साहित करता है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।